नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि राजकुमार सिंह चौहान। आप सभी लोगों का अवर 24 यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संवैधानिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी भारत सरकार अधिनियम 1935 और तत्कालीन संघीय व्यवस्थापिका या फेडरल लेजिस्लेचर के विषय में। अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय व्यवस्थापिका फेडरल लेजिस्लेचर के विषय में क्या प्रावधान किए गए थे, उसके विषय में आज हम बात करेंगे दोस्तों हमारे इस लेक्चर में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस टॉपिक से आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि सन 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत संघीय विधानमंडल की बनावट और उसकी शक्तियों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ फेडरल लेजिस्लेचर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न में आप देख रहे हैं संघीय विधानमंडल की बनावट, उसकी संरचना की, साथ में दोस्तों देख रहे हैं आप इसमें उसकी शक्तियों के विषय में। तो दोस्तों आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर संघीय विधानमंडल की संरचना क्या थी, उसकी शक्तियां क्या थी और कैसे यह केंद्रीय विधानमंडल काम करता था। देखते हैं दोस्तों हम सबसे पहले संघीय व्यवस्थापिका या फेडरल लेजिस्लेचर के विषय में। ब्रिटिश सरकार ने दोस्तों वैसे तो 1919 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत ही केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की थी, लेकिन दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने अब इस नवीन एक्ट भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधानमंडल को जिन सदनों में वर्गीकृत किया था उनके विषय में दोस्तों अब हम देखते हैं कि सबसे पहले दोस्तों देखिएगा राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, यह हुआ करता था संघीय व्यवस्थापिका का उच्च सदन, और संघीय सभा अर्थात फेडरल असेंबली यह हुआ करता था संघीय व्यवस्थापिका का निम्न सदन या लोअर हाउस। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस एक्ट के द्वारा जो गठित केंद्रीय विधानमंडल था, संघीय व्यवस्थापिका थी, वह अपने पूर्व के विधानमंडलों से काफ़ी अच्छी थी। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसमें जो दोनों सदन थे, राज्य परिषद और संघीय सभा, इनमें सदस्य संख्या में वृद्धि कर दी, मतलब अधिक भारतीय लोग इनके सदस्य बन सकेंगे, उनको ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। साथ ही दोस्तों जो जनता में जो मत का अधिकार था उसका भी विस्तार कर दिया गया। फिर भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह विधानमंडल लोकतांत्रिक सिद्ध नहीं हो सका, मतलब ये जनतांत्रिक नहीं था। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि इसके दोष थे दोस्तों। सबसे मेन था इसका सांप्रदायिकता को, इसमें काफ़ी महत्व दिया गया, और साथ में दोस्तों अप्रत्यक्ष निर्वाचन की जो व्यवस्था को इस एक्ट के अंतर्गत अपनाया गया संघीय व्यवस्थापिका के संबंध में। इसीलिए कहा जाता है कि यह केंद्रीय विधानमंडल अलोकतांत्रिक या अलोकतंत्रवादी है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं राज्य परिषद या काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे हमने नाम दिया है उच्च सदन के विषय में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, राज्य परिषद इस नवीन विधानमंडल का उच्च सदन कहलाता था, और इसकी सदस्य संख्या थी दोस्तों 260। मतलब कितने मेंबर्स होंगे राज्य परिषद में? 260। इन 260 मेंबर में से दोस्तों 156 सदस्य ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे दोस्तों, और 104 सदस्य दोस्तों होंगे इसमें देशी रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि। इस प्रकार से इसकी सदस्य संख्या होती है 260, 156 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, 104 देशी रियासतों के शासकों द्वारा मनोनीत। ध्यान रखिएगा दोस्तों, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को वहां के शासक नामजद करते थे। मतलब 156 जो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से आने वाले प्रतिनिधि हैं, उनमें से भी 6 का मनोनयन किया जाता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए इलेक्टेड प्रतिनिधि होते थे, हम बोल सकते हैं 150। तत्पश्चात दोस्तों देखना, राज्य परिषद के जो प्रतिनिधि थे उनका वर्गीकरण किया गया, प्रांतीय वर्गीकरण किया गया। दोस्तों ये कैसे किया गया कि ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट के माध्यम से प्रतिनिधियों का, राज्य परिषद में आने वाले प्रतिनिधियों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया। सबसे ज्यादा मेंबर्स आने थे तत्कालीन बंगाल से, तत्पश्चात मद्रास यूपी से आने थे 20-20 प्रतिनिधि, बम्बई बिहार और पंजाब से आने थे 16-16 प्रतिनिधि, सेंट्रल प्रोविंस और बरार आदि प्रदेशों में 8 या उससे कम प्रतिनिधि इस सदन में आने थे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, उपरोक्त जो वर्गीकरण किया गया ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में, इसके अलावा जो 6 सदस्य थे वे चुने जाने थे गवर्नर जनरल द्वारा। ठीक है, तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि भारतीय निर्वाचन का आधार इस एक्ट में क्या बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश सरकार की नीति थी फूट डालो और शासन करो की।
इसीलिए उसने मताधिकार का या निर्वाचन का आधार बनाया सांप्रदायिक। इसके अंतर्गत दोस्तों हिंदुओं से लगभग 75 प्रतिनिधि 75 प्रतिनिधि, मुस्लिमों से 49 प्रतिनिधि और सिखों से 4 प्रतिनिधि प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते थे। ठीक है। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं राज्य परिषद के संबंध में कि जो मताधिकार था वह अभी भी कम था। दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट के द्वारा जो मताधिकार था वह संपत्तिशाली और प्रभावशाली लोगों को दे दिया और दोस्तों यह एक प्रतिगामी सदन बन गया और पूरे भारतवर्ष में दोस्तों केवल 1 लाख लोग ही मतदाता थे। इस प्रकार दोस्तों यह सदन राज्य परिषद उच्च सदन केवल धनिक अमीर लोगों का गढ़ बनकर रह गया, ना कि आम जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन रह गया। ठीक है दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराता हूं दोस्तों कि इस सदन के सदस्यों का कार्यकाल कितना था। तो ध्यान रखिए दोस्तों, वैसे तो राज्य परिषद अर्थात उच्च सदन एक स्थायी निकाय था, एक स्थायी सभा थी जिसे भंग तो नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस परिषद के जो भी सदस्य होंगे उनका कार्यकाल हुआ करता था 9 वर्ष। ठीक है, और 9 वर्ष का जो कार्यकाल होता था तो इसके अंतर्गत दोस्तों जो 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में रिटायर होते थे, सेवानिवृत्त होते थे और उनकी जगह नवीन सदस्य या वही सदस्य वापस पुनर्निर्वाचित होकर आ भी सकते थे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से देखा कि इस सदन का कार्यकाल क्या था, सदन का नहीं, इस सदन के सदस्यों का कार्यकाल कितना था, क्योंकि सदन तो स्थायी है, शाश्वत है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, राज्य परिषद अर्थात उच्च सदन के सदस्यों को चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा होता था और मतदाताओं की संख्या मात्र थी 1 लाख। ठीक है, तत्पश्चात दोस्तों देखते हैं हम अब संघीय सभा के विषय में, फेडरल असेंबली के विषय में। ध्यान रखिए दोस्तों, संघीय सभा इस नवीन विधानमंडल का निम्न सदन था, लोअर हाउस था। ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट के माध्यम से संघीय सभा की कुल सदस्य संख्या निर्धारित की 375 और ध्यान रखिएगा इन 375 सदस्यों में से रिप्रेजेंटेटिव में से 250 सदस्य आने थे ब्रिटिश भारत के प्रांतों से और 125 सदस्य आने थे तत्कालीन देशी रियासतों से। मतलब आप देख रहे हैं 250 सदस्यों के आने थे कहां से, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, उनकी संख्या थी टोटल 11 और देशी रियासत जिनकी संख्या थी लगभग 500, उनसे आने थे 125 सदस्य। ध्यान रखिएगा दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात की ओर कि तत्कालीन भारत में यदि हम देखें तो देशी रियासतों के अंतर्गत आने वाला जो भूभाग था वह था 40% और इस 40% भूभाग पर रहती थी तत्कालीन भारत की 20% जनसंख्या और ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के अंतर्गत आता था लगभग 60% भूभाग और इसके अंतर्गत 80% जनसंख्या निवासरत थी। तो दोस्तों 80% जनसंख्या में से आने थे 250 सदस्य अर्थात 2/3 सदस्य और इन 20% जो जनता थी उनमें से आने थे 125 सदस्य अर्थात 1/3 सदस्य आने थे ब्रिटिश काल की देशी रियासतों से। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों इन 250 जो सीट थी दोस्तों इनमें 4 सदस्य अप्रांतीय थे जो व्यापार, उद्योग या श्रम जैसे क्षेत्रों से आते थे। मतलब इसमें विभिन्न हितों को भी महत्व दिया गया। इसके अतिरिक्त दोस्तों इन जो सदस्य थे 245, इनमें से 105 हिंदू हुआ करते थे, 82 सदस्य मुस्लिम हुआ करते थे और 6 सदस्य सिखों के लिए निर्धारित किए गए थे। देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से संघीय सभा में भी सांप्रदायिक आधार पर सदस्यों का बंटवारा किया। निम्न सदन के जो देशी राज्य हैं उनमें जो प्रतिनिधियों का बंटवारे का मुख्य आधार दोस्तों था उनकी जनसंख्या। ठीक है, तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं इसकी निर्वाचन व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, संघीय सभा एक अलोकतांत्रिक सदन थी। क्यों? क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था, ना कि प्रत्यक्ष रूप से। भारत के जो विभिन्न प्रांत हैं वहाँ के विधानमंडल हैं उनके सदस्य संघीय सभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन करते थे। तो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष निर्वाचन का वो इस्तेमाल करते थे, इसीलिए हमने कहा है इस सदन को अलोकतांत्रिक सदन। तत्पश्चात दोस्तों इसके जो सभा के सदस्यों का कार्यकाल टर्म या टेन्योर क्या हुआ करता था। तो ध्यान रखिएगा संघीय सभा के
जो कार्यकाल निर्धारित था वह था 5 वर्ष। ध्यान रखिएगा, यह सदन अस्थायी सदन था जिसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भंग भी कर सकता था। फिर भी इस सभा में, संघीय सभा में, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का भी पद निर्धारित किया गया था। तो देखा दोस्तों आपने, इस सदन का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष। और इसे कभी भी भंग कौन कर सकता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इसका एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष निर्धारित था। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि इस सदन की, मतलब संघीय सभा के, अर्थात जिसे हम निम्न सदन नाम दे रहे हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। लेकिन फिर भी दोस्तों उसके सदस्यों का, उसके रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव हो रहा है इनडायरेक्ट तरीके से। और इन्हें चुन भी कौन रहा है? ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के जो प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य वे चुन रहे हैं। ये दोस्तों कहीं से भी जायज़ नहीं था। नॉर्मली दोस्तों दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ज़्यादातर देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का अस्तित्व है, जिनमें से एक कहलाता उच्च सदन, एक कहलाता है निम्न सदन। ध्यान रखिएगा, ज़्यादातर देशों में जो निम्न सदन है वह प्रत्यक्ष तरीके से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। जो उच्च सदन है उसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तरीके से। और भारत में देखो, अंग्रेजों ने उल्टी गंगा बहा दी। निचले सदन के सदस्यों का चुनाव हो रहा है अप्रत्यक्ष रूप से, और ऊपरी सदन राज्य परिषद के सदस्यों को चुनाव हो रहा है प्रत्यक्ष रूप से। आश्चर्य की बात है, लेकिन अंग्रेज हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि इन दोनों सदनों, संघीय सभा या राज्य परिषद, इसके सदस्यों की आखिर योग्यताएं क्या थी, क्वालिफिकेशंस क्या थी? ठीक है, इसके बाद हम डिसक्वालिफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम योग्यता के बारे में देखते हैं कि क्या योग्यता निर्धारित थी। तो यह योग्यता निर्धारित थी कि विधानमंडल के सदस्य, उनकी आयु राज्य परिषद के संबंध में 30 वर्ष और संघीय सभा निम्न सदन के संबंध में 20 वर्ष निर्धारित की गई। देखा दोस्तों आपने, जो राज्य परिषद है, उच्च सदन है, उसके लिए कम से कम जो भी प्रत्याशी है जिसको सदस्य बनना है उसकी आयु थी 30 वर्ष। और संघीय सभा अर्थात निम्न सदन, इसका यदि किसी को सदस्य बनना है तो उसके प्रत्याशी के लिए एक न्यूनतम आयु थी 20 वर्ष। ठीक है, अधिकतम आयु पर कोई प्रतिबंध नहीं था, ये जरूर ध्यान रखना। ध्यान रखिएगा, जो भी इन सदनों का सदस्य बनना चाहता है उसे ब्रिटिश प्रजा, संघांतरित राज्य का नरेश या प्रजा होना अनिवार्य था। तो यह थी 2 योग्यताएं। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स, सदस्यों की अयोग्यताएं क्या थी। ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट में सदस्यों की अयोग्यताओं को भी लिखित रूप से स्पष्ट किया। इसके अंतर्गत दोस्तों वह विकृत मस्तिष्क का न हो, मतलब जो केंद्रीय विधायिका का सदस्य है उसे विकृत मस्तिष्क का नहीं होना चाहिए। दूसरा, वह निर्वाचन संबंधी किसी अपराध का दोषी भी नहीं पाया जाना चाहिए। तीसरा, वह दिवालिया भी घोषित न किया गया हो किसी न्याय निर्णय में न्यायालय द्वारा, और वह सम्राट द्वारा घोषित लाभ के पद पर आसीन न हो। इसका मतलब दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति सदस्य बन गया है केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी का भी, तो उसे ब्रिटिश सरकार इन आधारों पर हटा सकती थी उसके पद से। यह थी सदस्यता से संबंधित अयोग्यताएं। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं एक इनका तुलनात्मक अध्ययन, आखिर संघीय सभा और आखिर राज्य परिषद में अंतर क्या है, आपके समझने के लिए यह अध्ययन आपके लिए करना बहुत जरूरी है। देखते हैं दोस्तों हम संघीय सभा और राज्य परिषद में क्या अंतर था। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो राज्य परिषद थी और जो संघीय सभा थी, इनके विषय में सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि आखिर इन्हें क्या संज्ञा दी जाती थी। तो ध्यान रखिएगा आप, संघीय सभा को संज्ञा दी जाती थी निम्न सदन की और राज्य परिषद को संज्ञा दी जाती थी उच्च सदन की। दोस्तों भारत में आज भी संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन हमने उनमें से किसी को निम्न सदन, उच्च सदन की संज्ञा नहीं दे रखी है संवैधानिक टर्मिनोलॉजी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके बाद एक और तुलना का आधार हो सकता है कि संघीय सभा जो कि काफी महत्वपूर्ण सदन था, उसके सदस्यों का चुनाव का तरीका था अप्रत्यक्ष तरीका। ठीक है, और इसके सदस्यों को चुनते कौन थे? तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य द्वारा ये चुने जाते थे। मतलब संघीय सभा का जो निर्वाचन होना है, संघीय सभा के सदस्यों को जो निर्वाचन होना है वो होना है प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों के माध्यम से। जबकि राज्यसभा परिषद जिसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसे हमने उच्च सदन नाम दिया है, इसके सदस्यों का जो चुनाव या निर्वाचन होना है प्रत्यक्ष तरीके से सीधे मतदाताओं द्वारा। फिर भी मतदाताओं की संख्या काफी सीमित थी, इसमें मात्र 1 लाख। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं देशी रियासतों के नरेश
1/3 स्थानों पर संघीय सभा में अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते थे। आपको मालूम ही है दोस्तों कि 375 सदस्य थी हमारी संघीय सभा। इनमें से 125 सीटों पर 125 सदस्यों का निर्वाचन या मनोनयन करते थे देशी रियासत के शासक, जबकि राज्य परिषद में देशी रियासतों के नरेशों को लगभग 40% स्थान पर अपने सदस्यों को मनोनयन करने का एक छूट दी गई थी, एक अधिकार दिया गया था। आपको मालूम भी है कि राज्य परिषद की सदस्य संख्या है 260। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि संघीय सभा के जो सदस्य हैं वे गवर्नर जनरल की जो मंत्री परिषद है उसके जो सदस्य हैं अर्थात मंत्रीगण हैं उनके विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव ला सकते थे। इससे स्पष्ट हुआ आपको कि संघीय सभा में ही मंत्रियों के विरुद्ध में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और यदि यह पारित हो जाए तो उन्हें उनके पद से हटाया भी जा सकता है। लेकिन राज्य परिषद को इस तरह की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। ध्यान रखिएगा, एक बार और मैं याद दिला दूं आपको, संघीय सभा की सदस्य संख्या थी 375 और 260 सदस्यीय संख्या थी राज्य परिषद की। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आखिर संघीय व्यवस्थापिका को क्या शक्तियां दी गई भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो देखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को सीमित और अवास्तविक शक्तियां प्रदान की। सीमित शक्तियां मतलब उसके क्षेत्राधिकार सीमित करती है और उसको जो शक्तियां दी गई वे भी ज़्यादातर दिखाने की थी, वास्तविक शक्ति नहीं थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एमबी पायली जी ने लिखा है कि जो व्यवस्थापिका थी वह प्रभुता संपन्न नहीं थी, वरन इसे तो गवर्नर जनरल द्वारा शासित कार्यपालिका के अधीन एक संस्था के रूप में ही काम करना था। देखा दोस्तों आपने, एमबी पायली जी ने कितनी अच्छी बात लिखी है संघीय व्यवस्थापिका की शक्तियों पर व्यंग कसते हुए इस एक्ट की। ठीक है, यह व्यवस्थापिका प्रभुता संपन्न नहीं थी, उसको तो केवल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा शासित कार्यपालिका के अधीन एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था के रूप में काम करना था। हम दोस्तों इसकी शक्तियों का वर्णन करते हैं जो कि इस एक्ट में दर्शाई गई। तब सबसे पहले है दोस्तों विधानमंडल की विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द असेंबली, मतलब केंद्रीय विधानमंडल को जो विधायी शक्तियां थी उनके विषय में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे विधानमंडल की वित्तीय शक्तियों के बारे में, फाइनेंशियल पावर्स के बारे में। तत्पश्चात दोस्तों हम बात करेंगे केंद्रीय विधानमंडल की प्रशासकीय शक्तियों के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के बारे में। देखते हैं दोस्तों अब हम इनके बारे में एक एक करके कि आखिर ये शक्तियां किस प्रकार से संघीय व्यवस्थापिका को प्राप्त थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, केंद्रीय विधानमंडल जो विधायी शक्तियां थी उसके अंतर्गत निम्न विधायी शक्तियां दी गई थी केंद्रीय विधानमंडल को। सबसे पहले दोस्तों संघीय सूची में उल्लेखित विषयों पर केंद्रीय विधानमंडल कानून बना सकता था और इस सूची के, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण विषयों को, संरक्षित विषयों को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अधीन ही रखा गया, यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तत्पश्चात दोस्तों संघीय विधानसभा को प्रांतीय विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार दिया कि वह प्रांतीय विषयों पर भी परिस्थिति अनुसार कानून बना सकेगी। तत्पश्चात दोस्तों कुछ विधेयक ऐसे थे जिन्हें विधानमंडल में लाने के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पूर्वानुमति भी आवश्यक थी। तत्पश्चात दोस्तों ब्रिटिश राष्ट्रीयता, वायुसेना, नौसेना आदि विषयों पर कानून बनाने पर केंद्रीय विधानमंडल पर प्रतिबंध लगा दिया गया, मतलब इन पर कानून केंद्रीय विधानमंडल नहीं बना सकता था। तत्पश्चात दोस्तों गवर्नर जनरल जनहित में केंद्रीय विधानमंडल में कोई विधेयक पर बहस चल रही है तो उसे रोक भी सकता था, यह उसके पास अधिकार था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया संघीय सभा द्वारा पारित विधेयक पर अपनी अनुमति देने से इनकार भी कर सकता है। ऐसा नहीं केंद्रीय विधानमंडल किसी विधेयक को पारित कर दिया तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस पर अपनी सहमति अनिवार्य रूप से देगा। तत्पश्चात दोस्तों गवर्नर जनरल किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस केंद्रीय व्यवस्थापिका के सदनों को भेज भी सकता था। ठीक है, तत्पश्चात दोस्तों हम बात करेंगे कि विधानमंडल की वित्तीय शक्तियां क्या थी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, विधानमंडल की वित्तीय शक्तियां जो थी वो कुछ इस प्रकार थी। केंद्रीय विधानमंडल को वैसे तो कहने के लिए वित्तीय शक्तियां प्रोवाइड की गई, केंद्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों को समान वित्तीय शक्तियां दी गई, ये तो कहने की बात है। प्रोफेसर पलांदे ने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया है दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम द्वारा
उच्च सदन को वह शक्ति दे दी गई जिसे प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था में निम्न सदन का एकमेव विशेषाधिकार समझा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करा, उल्टी गंगा फिर बहाई ब्रिटिश सरकार ने और उच्च सदन अर्थात राज्य परिषद को वो शक्तियां दे दी वित्तीय जो कि मिलना चाहिए थी निम्न सदन अर्थात संघीय सभा को। ठीक है, देश का बजट दोस्तों अभी भी बना रहे थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और इस बजट का 80% भाग नॉन वोटेबल मत निरपेक्ष था और बजट के इस भाग के अंतर्गत आते थे निम्नलिखित विषय जिन पे वोटिंग ही नहीं हो सकती थी केंद्रीय विधानमंडल में, उनके बारे में बात करते हो। फिर हम बात करेंगे उस 20% भाग पर जो वोटेबल था, मतलब जिस पर मत विभाजन कराया जा सकता था। देखिए दोस्तों, नॉन वोटेबल जो मदों में कौन आते थे, तो सबसे पहले दोस्तों भारत सरकार की ऋण अदायगी, मतलब भारत सरकार ने जो भी ऋण लिया है ना, उसकी ऋण की अदायगी करना है, तो वह बजट में जो राशि लिखी रहेगी उसके ऊपर भारतीय जो लोग हैं वह केंद्रीय विधानमंडल में न कोई बहस कर सकते थे, न उस पर किसी भी प्रकार के मत विभाजन की मांग कर सकते थे। तत्पश्चात दोस्तों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दिए जाने वाला जो भत्ता था और वेतन था वह भी नॉन वोटेबल मद की श्रेणी में आता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संरक्षित विषयों के प्रशासन पर होने वाला व्यय भी केंद्रीय विधानमंडल के नियंत्रण से बाहर था, उनके हस्तक्षेप से बाहर था। तत्पश्चात दोस्तों संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों को जो वेतन दिया जाना है वह भी इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। तत्पश्चात मंत्रियों और वित्तीय परामर्शदाताओं को जो वेतन दिया जाएगा दोस्तों वह भी केंद्रीय विधानमंडल के नियंत्रण से परे रखा गया। देखा दोस्तों आपने कि केंद्रीय विधानमंडल की वित्तीय शक्तियां कितनी निर्बल थी, फिर भी दोस्तों हमको देखना तो पड़ेगा ही। तत्पश्चात दोस्तों हम बात करते हैं बजट के शेष भाग पर विधानमंडल के सदस्यों को वोट देने का अधिकार था। दोस्तों 80% पे तो वोटिंग हो ही नहीं सकती केंद्रीय विधानमंडल में, 20% भाग पर ही केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को मत विभाजन करने का अधिकार था। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा विधानमंडल की वित्तीय शक्तियां नहीं के बराबर थी। प्रोफेसर पलांदे ने उचित ही लिखा है कि वित्तीय शक्तियों का अभाव उत्तरदायी शासन को अवास्तविक बना देता है और इसको एक विडंबना और उपहास का रूप दे देता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह प्रोफेसर पलांदे का एक महत्वपूर्ण कथन है। भारत में केंद्रीय विधानमंडल की वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में आप यह बात जरूर ध्यान रखना दोस्तों कि बजट का जो 20% हिस्सा जो वोटेबल था उस पर भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो संरक्षण और विशेषाधिकार थे, जो रक्षा कवच थे, तो उन पर भी पूरा की पूरा होल्ड हुआ करता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। ठीक है, तो वित्तीय अधिकार केंद्रीय विधानमंडल को एक तरह से प्राप्त ही नहीं थे वास्तविकता में। देखने के लिए बोलने के लिए तो अधिकार प्राप्त थे लेकिन वास्तविकता में अधिकार नहीं थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, केटी शाह ने लिखा है कि हमें यह मानना होगा कि संघीय व्यवस्थापिका की वित्तीय शक्तियां अत्यधिक सीमित थी। अंतिम निर्णय जो करना है वह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथों में था और केंद्रीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के संयुक्त मत द्वारा उसके सुझाव का विरोध किए जाने पर भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ही सुझाव मान्य होता है। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो भी सुझाव होगा वही अंतिम निर्णय होगा, भले ही केंद्रीय व्यवस्थापिका के दोनों सदन उसके विरुद्ध में अपना मत प्रकट करें। ठीक है दोस्तों, देखा आपने केंद्रीय विधानमंडल की वित्तीय शक्तियां। अब दोस्तों हम बात करते हैं केंद्रीय विधानमंडल की प्रशासकीय शक्तियां या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के विषय में। देखते हैं दोस्तों क्या क्या पावर मिली हुई थी केंद्रीय विधानमंडल को प्रशासकीय शक्तियों के अंतर्गत। तो सबसे पहली, केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य सरकार से मंत्रीगणों से प्रश्न पूछ सकते थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रशासनिक कार्यों की आलोचना का अधिकार भी केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को दिया गया। तत्पश्चात दोस्तों केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य काम रोको प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकते थे तत्कालीन केंद्रीय सरकार के विरुद्ध में। इसके अलावा दोस्तों जो गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैं, वे क्या कर सकते थे, अपनी मंत्री परिषद के सदस्यों में जो कार्य का विभाजन, विभागों का बंटवारा, मंत्रालयों का बंटवारा भी कर सकते थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मंत्रियों को व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी बनाया।
ठीक है। तो आपने देखा केंद्रीय सरकार का एक भाग क्या था, जो मंत्रिपरिषद के माध्यम से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जिन शासन के कार्यों का संचालन करना है, तो वह तो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे। लेकिन गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, ध्यान है आपको, जो कि संरक्षित विषयों के शासन का संचालन करती थी, वह केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। और साथ में दोस्तों, केंद्रीय सरकार के जो गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार या स्वविवेक की शक्तियां दी गई थी, उसके विषय में गवर्नर जनरल भी केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं था। केवल वह भारत राज्य मंत्री के माध्यम से ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। तो देखा आपने, मंत्रिपरिषद के सदस्य केवल केंद्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हैं, ना कि कार्यकारी परिषद के सदस्य, ना ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के परिप्रेक्ष्य में भारतीय राजनेताओं ने किस तरह से इसकी आलोचना की। ध्यान रखिए दोस्तों, इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों को करना तो था भारत में सीमित राजतंत्र की स्थापना, लेकिन उन्होंने उल्टा किया, सीमित मंत्री तंत्र को हमारे सामने पेश कर दिया। इस एक्ट के द्वारा दोस्तों संघीय व्यवस्थापिका के रूप में कोई भी सुदृढ़ लोकतंत्र की व्यवस्था कायम नहीं हो सकी, और यह व्यवस्थापिका विशेष करके राज्य परिषद प्रतिगामी शक्तियों का अड्डा बन गई, और इन्होंने लोकतंत्र की शक्ति को कुचल के रख दिया, लोकतंत्र की शक्ति को निस्तेज कर दिया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, श्री क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री है, उन्होंने लिखा था कि भारत सरकार अधिनियम अविश्वास पर आधारित है, इसमें विश्वास नाम का कुछ भी नहीं है। भारतवर्ष को अपनी विदेश नीति और आय पर कोई नियंत्रण प्रदान नहीं किया गया। प्रांतों के भारतीय निवासी उनके प्रति आतंक का व्यवहार करने योग्य नहीं है। हम एक संविधान पेश कर रहे हैं जिसका शासन भारतीय करेंगे, वरन प्रत्येक स्थान पर सभी प्रकार के इसमें नियंत्रण मौजूद हैं। वस्तुतः इस प्रस्ताव में एक बात जोड़ी गई है, वो क्या है? भारतीय जन। तो क्लीमेंट एटली ने बताया था इस एक्ट को अविश्वास पर आधारित, और इसमें बताया था एक ही बात है भारतीयों के लिए कि इसमें पहली बार इस्तेमाल किया गया भारतीय जन। ठीक है, धन्यवाद क्लीमेंट एटली जी। अब हम देखते हैं श्री क्लीमेंट एटली जी का ही दूसरा कथन कि भारत सरकार एक्ट 1935 में भारत के भविष्य की राजनीतिक प्रगति का कोई भी कार्यक्रम, कोई भी प्रोग्राम नहीं था कि भारत में आखिर भावी राजनीतिक प्रगति कैसे होगी, इस बारे में यह एक्ट मौन रहा है। तत्पश्चात दोस्तों फजल उल हक ने लिखा था कि न तो ये हिंदू राज्य है और न ही ये मुस्लिम राज्य है, यह केवल और केवल ब्रिटिश राज्य ही है। इस एक्ट के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण उक्ति दी थी फजल उल हक ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि यह अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 दास्ता का एक नवीन चार्टर, यह हमारे लिए घोषणा पत्र है। पंडित नेहरू ने ही लिखा था कि यह अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान है। तो उन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1935 को अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान की संज्ञा भी दी थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। ध्यान रखिए दोस्तों, इस एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल को अत्यधिक अधिकार दे दिए गए, जिसके कारण केंद्रीय विधानमंडल की शक्तियां कम हो गई। विधान परिषद द्वारा अस्वीकार किए गए किसी भी विधेयक को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अनुमोदित कर सकता था, उसे स्वीकार कर सकता था। मतलब जिसे केंद्रीय विधानमंडल नकार दिया हो उसे स्वीकार करने का हक दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बजट में अनुदान मांगे उनमें कटौती भी कर सकता था, वह अध्यादेश भी जारी कर सकता था। तो दोस्तों जो विधान निर्माण का कार्य था केंद्रीय व्यवस्थापिका का, वह इससे बाधित हुआ कि जो शासन का अध्यक्ष है, संवैधानिक अध्यक्ष है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वह बिना किसी के परामर्श के अध्यादेश जारी कर सकता था। किसी विधेयक के संबंध में दोस्तों गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपनी वीटो पावर का, निषेध के अधिकार की शक्ति का प्रयोग कर सकता था, अर्थात केंद्रीय विधानमंडल यदि किसी विधेयक को पास करे तो वह उसे नकार भी सकता था। ध्यान रखिए दोस्तों, इस एक्ट में जो हमारा संघीय विधानमंडल था, इसके दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाना है, किसी मैटर पर दोस्तों यदि दोनों सदनों में असामंजस्य हो जाए, मतभेद हो, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ही था। दोस्तों भारतीय राजनेताओं के विरोध के कारण तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 1935 की इस प्रस्तावित संघीय योजना को वापस ले लिया
और इस प्रस्तावित संवैधानिक विधानमंडल को भी क्रियात्मक रूप नहीं दिया जा सका। दोस्तों, केंद्र में अब भी 1919 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के अनुसार गठित केंद्रीय विधानमंडल ही कार्यरत रहा। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि आखिर किस प्रकार की व्यवस्था की गई थी भारत सरकार एक्ट 1935 में, और क्या यह कार्यान्वित हो पाई? नहीं हो पाई। दोस्तों, श्री राजगोपालाचारी जी ने नवीन संविधान अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 को 1919 के भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत लागू हुए प्रांतीय द्वैध शासन से भी बुरा बताया। मतलब अंग्रेजों ने जो नवीन संवैधानिक विकास का प्रयास किया वह अपने पूर्व के प्रयासों से भी ज़्यादा बुरा था भारतीय संदर्भ में। दोस्तों, श्री जेपी सूद ने लिखा था कि 1935 ईस्वी के अधिनियम को उत्तरदायी सरकार प्राप्ति के लिए द्वितीय मील का पत्थर बताया। मतलब क्या बोला उन्होंने? ये सेकंड माइलस्टोन है। पहला माइलस्टोन जेपी सूद ने बताया था 1919 के भारत परिषद अधिनियम को। दोस्तों, जेपी सूद ने काफ़ी उदार रवैया अपनाया है ब्रिटिश सरकार के प्रति, ब्रिटिश संसद के प्रति। दोस्तों, आपको हमारा यह लेक्चर कैसा लगा? सोशल मीडिया की विभिन्न साइट्स के माध्यम से आप हमें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। धन्यवाद।